नमस्कार। मैं डॉक्टर विपिन सिसोदिया आज आपके समक्ष पांडु रोग की चिकित्सा पर अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आचार्य चरक ने पांडु चिकित्सा में वर्णन किया है। तत्र पांडवा आमहि स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमिके संशोध्यो ताभ्याम संशुद्ध कोष्ठाभ्याम पथ्यान अन्नानि दाप्येत शालीन संयबगो धूमान पुराणान यूस संहितान मुदग आढ़की मसूरैश्च जंगलैश्च रसय हितः यथा दोषम विशिष्टम च तयो भैषज्यम आचरेत। अर्थात पांडु रोगी को स्निग्ध तीक्ष्ण वमन और विरेचन के संशोधन के उपरांत में पथ्य अन्न पान का सेवन कराना चाहिए। उसमें गेहूँ, जौ, जई ये पुराने अन्न का वर्णन है, इनके यूज का प्रयोग करना चाहिए। मूंग की दाल, मसूर की दाल, आड़ की दाल, इनके यूज का प्रयोग करना चाहिए। और जांगल पशु पक्षियों के मांस रस का प्रयोग करना चाहिए अग्निवर्धन के लिए और उत्तरोत्तर बल को बढ़ाने के लिए। यथा दोषम विशिष्टम च तयो भैषज्यम आचरेत, मतलब रोगी की अग्नि, बल, देश, काल, ऋतु, कोष्ठ आदि का विचार करके, दोषों का विचार करके, प्रकृति का विचार करके विशिष्ट चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि पांडु एक दुष्ट रसज व्याधि है, इसलिए आचार्य चरक ने चरक सूत्र अध्याय 23 में भी वर्णन किया है। संतर्पण जन व्याधि प्रमेय पीड़िका कोट कंडु पांडव आमिया ज्वरा। और वहीं पर चिकित्सा का भी वर्णन है। सस्तम उल्लेखनम तत्र विरेको व्यायामश्च उपवासश्च सच्छोद्रश्च अभ्या प्रायो रुक्षान्न सेवनम। अर्थात संशोधन के उपरांत विरेचन वमन के बाद में व्यायाम और उपवास। तो यहाँ पर व्यायाम का तात्पर्य ये है कि अर्धशक्ति व्यायाम और पर्याप्त आहार के साथ अर्धशक्ति व्यायाम प्रतिदिन करना, ये यहाँ पर चिकित्सा में सम्मिलित है। और उपवास का मतलब है लघु सुपाच्य और पौष्टिक आहार का 2 या 3 मील में डिवीज़न करके भोजन ग्रहण करना। यानी कि उपवास का मतलब संपूर्ण लंघन से नहीं है कि पूरे दिन आप खाना नहीं खाएंगे। सुपाच्य भोजन 2 या 3 मील में डिवीज़न करके लेना चाहिए, क्योंकि एक आहार करने के 3 घंटे बाद दूसरा आहार लेना चाहिए और 6 घंटे के समय बीतने के बाद में दोबारा आहार ले लेना चाहिए। और छौद्र और अभ्या मतलब मधु और हरितकी का सेवन, और प्राय रुक्ष अन्न सेवनम, क्योंकि संतर्पण जन व्याधि है और रस जो है प्रकोपित होकर कफ के सदृश होता है। इसके बाद में यहाँ पर चिकित्सा में हम बात करेंगे तो अनेक प्रयोग हैं, अनेक योग हैं। जैसे फलित्रकादिक्वाथ आचार्य सारंगधर ने वर्णन किया है। फलित्रिका अमृता निम्बा तिक्ता वासा किरात के। फलित्रिका क्वाथ ये 8 जो औषधियाँ हैं, हरित की, विभित की, आमल की, गुड़ूची, तिक्ता, वासा और चिरायता, इनको सम मात्रा में लेकर यवकूट करके इनका क्वाथ मधु के साथ पीने से पांडु और कामला के रोगी में अत्यंत लाभदायक रहता है। इसके अलावा जहाँ चिकित्सा की और बात आएगी तो शतावरी, धात्रीलौह, मधुयष्टि, गोदंती और गिलोय सत्व का अपनी युक्ति के अनुसार विभिन्न रोगियों में प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर जब लौह की बात आती है तो आचार्य ने नवायस लौह का वर्णन किया है। नवायस लौह में त्रिकटु, त्रिफला और त्रिमद यानी मुस्तम, विडंगम और चित्रक, ये लौह द्रव्यों के बराबर ही लौह भस्म 9 भाग नवायस लौह नाम से वर्णन किया है पांडु रोग में। और एक और लौह है जो कि धात्री लौह के नाम से है। धात्री मतलब आमल की, तो धात्री, मधुयष्टि और लौह भस्म, ये 3 का कॉम्बिनेशन है। और एक ताप्यादि लौह जिसमें त्रिकटु, त्रिफला और चव्य, चित्रक, विडंगम, दालचीनी, शिलाजीत, जैसे तापीज से ही तात्पर्य है शिलाजीत, लौह भस्म, मंडूर भस्म, इसमें दोनों है समाविष्ट हैं, रजत भस्म, दारू हरिद्रा, स्वर्णमाक्षिक और सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें शुगर है।
यानी शर्करा है। तो एक तो जो प्रमेह के यदि रोगी हैं तो धात्री लौ और ताप्यादि लौ के प्रयोग से उनको बचना चाहिए या सावधानी के साथ प्रयोग करना चाहिए। दूसरा ये है कि नवाइस लौ जो है वो कुछ तीक्ष्ण औषधियों से ज़्यादा निर्मित है और ये इसके निदानों में भी उष्ण तीक्ष्ण एक कारण है, तो इसको भी सावधानीपूर्वक प्रयोग करना चाहिए या अन्य ऐसी औषधियों के साथ मिलाकर प्रयोग करना चाहिए, जैसे शतावरी है, गोदंती है, गिलोयसत्व है या प्रबाल पंचामृत है, जो शीत वीर्य की औषधियाँ हैं और क्षय में, काश में, पांडु में शास्त्रों में अलग से वर्णन है। तो आचार्य चरक ने हर स्तर पर युक्ति की जो बात कही है, तो हमको लौह का भी जो चयन करना है अपनी युक्ति से और किस रोगी में किस अन्य अनुपान के साथ में, किस अन्य औषधि के साथ में प्रयोग करना है, वहीं पर अपना अपना विवेक है जो रोगी के परीक्षण के उपरांत निश्चित होगा। पांडु रोग में यदि उपद्रव स्वरूप ज्वर होता है तो गिलोय रस का पान कराना चाहिए और अतिसार उत्पन्न होता है तो तक्रपान और गृहिणी की चिकित्सा करनी चाहिए। कुछ आहार में है जो कि आयरन को बढ़ाने वाले या पांडु रोग को दूर करने वाले प्रशस्त रस निर्माण करने वाले आहार हैं, जैसे द्राक्षा है, मृद्विका है यानी कि अंगूर है और मुनक्का है, दुग्ध है, यूस है, हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं जिनमें पालक, मेथी, बीन्स, अमरूद, फल में अनार है, अमरूद है, पपीता है, सेब है, गुड़ है, जैगरी, गाजर है, छुआरा है, योगार्ट है जो एग का पार्ट है और कलेजी जो नॉन वेज लोग यूज करते हैं, तो कलेजी, मांस रस। और एक सामान्य बात है कि लोहे की कढ़ाई में सब्जी या दूध को उबाल कर पीना आयरन की जो कमी होती है उसको पूर्ण कर देता है कि इतना ही आयरन वो लोहे की कढ़ाई से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लोहे की कढ़ाई में सब्जी को भुजी आदि को बनाना और दूध उबाल कर पीना अपने आप में आयरन डिफिशिएंसी को दूर करने के लिए पर्याप्त है, जो कि आजकल कुछ चलन काफ़ी कम हो गया है। इसके अलावा जहाँ तक बार बार बात आती है कि अपने अपने अनुभव भी होते हैं, तो मैंने भी देखा कि अनेक जो रोगियों में इसके अलावा लोहासब का प्रयोग कर सकते हैं, द्राक्षारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं और सिद्ध मकरध्वज, ताप्यादि लौ और गिलोयसत्व, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मैंने अनेक रोगियों में जिनमें मॉडरेट आयरन यानी हीमोग्लोबिन की कमी है या आयरन की अधिक कमी है, 7-8 हीमोग्लोबिन तक जिन रोगियों में था, ये सिद्ध मकरध्वज, ताप्यादि लौ और गिलोयसत्व के प्रयोग से और साथ में जो आहार की जो व्यवस्था है जो उपरोक्त मैंने वर्णन किए उनको देने से अनेक रोगियों में बहुत उत्तम लाभ प्राप्त हुआ। तो पांडु रोगों की चिकित्सा में हमको अपनी युक्ति से कारणों को पता लगाकर और संपूर्ण आहार व्यवस्था और उसके औषधि की व्यवस्था उस समय पे हमको करनी श्रेयस्कर होगी। इसी के साथ आपके सुझाव और कमेंट्स का मैं स्वागत करूँगा। नमस्कार।